हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम सब के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इस टॉपिक में हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पर आपको भेज दूंगा। बस हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिजॉल्विंग पावर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का, जो कि फॉर्मूला आपको याद रखना है। गौर से सुनिएगा, ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, पर पॉसिबिलिटी है कि इससे एक या दो क्वेश्चन आ जाए। तो इस टॉपिक को छोड़कर जाने का मतलब आप जो 50 आउट ऑफ 50 करना चाहते हैं उसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, एक बात आपको और बतानी है कि टेलीग्राम ग्रुप पर लगातार क्वेश्चंस भेजे जा रहे हैं, बच्चे उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी कमी लगती है कि आपकी प्रैक्टिस में कुछ कमी है, कॉन्सेप्ट में कुछ कमी है, तो जरूरी नहीं कि आप ग्रुप में जुड़े ही, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला है ह्यूमन आई का रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है, और एक इसमें कंडीशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिजॉल्विंग पावर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के क्या होते हैं। ठीक है, चलिए पहला है ह्यूमन आई का रिजॉल्विंग पावर। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बराबर होता है। ठीक, कठिन हो गया। रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर को हम आरपी से दिखाएंगे और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को एलओआर से। ठीक है, तो जहां कहीं भी आपको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन दिया रहेगा, अगर आपको रिजॉल्विंग पावर निकालना है, आप जस्ट 1 अपॉन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कर दीजिए, आपका रिजॉल्विंग पावर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई 1 मिनट होता है, 1 मिनट। ठीक, तो रिजॉल्विंग पावर इसका कितना होगा, 1 अपॉन 1 मिनट। अब मिनट को किस में बदलेंगे, हम इसको रेडियन में बदलेंगे। ठीक है, 1 अपॉन रेडियन बदलेंगे तब जाके ये आएगा, डिग्री वगैरह में नहीं, रेडियन में बदल देंगे तो आपका रिजॉल्विंग पावर आएगा 3440। आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ये तो याद हो जाएगा 1 मिनट लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, और ये आपको ध्यान में रहना चाहिए 3440। ऑप्शन आएगा तो टिक कर देना है। ठीक, देखिए इसमें कहीं डेरिवेशन वगैरह नहीं, आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकता, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला और फॉर्मूले पे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स। ठीक, चलिए 1 मिनट लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे रखे हुए हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, मैं दूर इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको दिखे। अब हम क्या कर रहे हैं, आप चूंकि सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने स्पेक्ट्रोमीटर के दर्शन तो कर ही लिए होंगे कि स्पेक्ट्रोमीटर दिखता कैसा है। स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से हम निकालते क्या है, हम असल में एंगुलर सेपरेशन निकालते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए स्पेक्ट्रोमीटर ही आप ले लिए और इस स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से आप इन दो पॉइंट्स को देखें तो आपको इनके बीच का सेपरेशन किस में दिखेगा, एंगल में दिखेगा। ठीक है, यानी ये सेपरेशन किस में होगा, डिग्री में, और डिग्री का ही एक छोटा यूनिट क्या है, मिनट है। ठीक है, एक मिनट में 1/60 डिग्री और एक सेकंड में 1/60 मिनट। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो इसलिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब अब दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बीच इतना कम सेपरेशन हो। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं कि आप बस इस स्पेक्ट्रोमीटर को 1 मिनट घुमाएं और वो पॉइंट दूसरे पॉइंट पर चला जाए, तो उसको भी आप अपनी आंख से रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, बात समझ में आ गई होगी आपको। जैसे मान लीजिए आप स्पेक्ट्रोमीटर लिए, ये स्पेक्ट्रोमीटर एक पॉइंट को दिखा रहा है। ठीक है, अब आप स्पेक्ट्रोमीटर का स्क्रू इतना घुमाएं कि वो स्क्रू 1 मिनट घूमे, तो वो जिस पॉइंट पे पहुंचेगा, अगर दो पॉइंट्स के बीच उतनी ही सेपरेशन है, तो आंख उसको साफ साफ रिजॉल्व कर सकता है। अब रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, ये बात यहां पर बताना या एक्सप्लेन करना टाइम का वेस्टेज होगा। ठीक है, तो आप बस ये समझिए कि रिजोल्यूशन आपको करना है, रिजॉल्विंग पावर ये होती है, यही होता है, याद करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप बुक पढ़ेंगे तो रिजॉल्विंग पावर, मैग्निफिकेशन, उसका क्या बोलते हैं उसको,
कितने इसमें पिक्सल्स हैं, ये सारी चीजें हमने ब्रीफ पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझाई है। ये बड़ा चीज है, ठीक है, अच्छी चीज है समझने के लिए। अगला देखिए टेलीस्कोप, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीस्कोप जब आप बनाते हैं तो टेलीस्कोप में एक आपका एपर्चर बनता है इस तरीके का, उसके बाद आपका इधर आईपीस लगा होता है, ठीक है। नॉर्मल आपका टेलीस्कोप इस तरीके का होता है। एक टेलीस्कोप में यहां पर जो लेंस लगा रहता है आगे की ओर जहां से हम देखते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और यहां पे जो लगा रहता है उसको आईपीस कहते हैं, ठीक। तो अगर ए जो है ए वो ऑब्जेक्टिव का एपर्चर या डायमीटर है तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को आप कैसे दिखाते हैं, डी थीटा से दिखाते हैं। देखिए टेलीस्कोप भी क्या करता है, टेलीस्कोप भी एंगुलर सेपरेशन ही नापता है, लंबाई नहीं नाप सकता है, ठीक है, एंगुलर सेपरेशन ही नापता है। तो दो पॉइंट्स के बीच कितना डिस्टेंस है अगर आप टेलीस्कोप से देखना चाहते हैं तो आप देखिए कि डी थीटा आप कैसे दिखाएंगे, 1.22 लैम्डा अपॉन ए, जहां 1.22 क्या है, एबेज करेक्शन है। अगर आपका टेलीस्कोप का एपर्चर सर्कुलर है तो आप 1.22 लगाते हैं, सर्कुलर नहीं है तो आप 1.22 छोड़ देते हैं। पर आपके टेलीस्कोप नॉर्मली सर्कुलर ही होते हैं, इस बात की भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे फॉर्मूला याद रखेंगे, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डी थीटा से दिखाते हैं, ठीक है, डी थीटा से दिखाते हैं। क्या होता है, 1.22 लैम्डा अपॉन ए। ए क्या है, एपर्चर है ऑब्जेक्टिव लेंस का, ठीक। रिजॉल्विंग पावर 1 अपॉन डी थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1.22 लैम्डा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। ये टेलीस्कोप के लिए आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली चीज आती है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप देखिए क्या होता है, माइक्रोस्कोप में जब आप देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में मान लीजिए यहां नीचे कोई चीज आपने देखा होगा, लोग ब्लड सैंपल देखते हैं, कुछ ऐसे प्लाज्मा वगैरह, तो मान लीजिए यहाँ पे सैंपल रखा है, दो छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, माइक्रोस्कोप का आपका ऑब्जेक्टिव लेंस रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस से इस तरह से रेज आती हैं, ठीक, और ये जाती है यहाँ पर, ये आईपीस होता है, और ये पूरा आपका माइक्रोस्कोप है, ठीक। माइक्रोस्कोप आपने ऐसे देखा होगा, न्यूटन्स रिंग में आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा। तो नीचे ऑब्जेक्टिव लगा है, ऊपर आईपीस लगा है, और माइक्रोस्कोप से लाइट रेज, यहाँ पर चूंकि कॉन्वेक्स लेंस होता है ऑब्जेक्टिव, तो लाइट रेज ऐसे कन्वर्ज होके जाती हैं, इस पॉइंट पे पड़ेंगी तो फोकस हो जाएगा। अब आप इस माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा इधर ले जाएंगे, थोड़ा सा इधर ले जाएंगे, तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल होता है, ये एंगल अल्फा है या थीटा बोल दीजिए आप, ठीक है, ये हाफ एंगल, ये जो कोन बन गया है, कोन आपका, ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहां से आया कोन बना, इस कोन में, कोन को आप बस कॉनिकल शेप मानिए, 3 डायमेंशनल मत मानिए, तो जो हाफ एंगल आएगा वो आएगा आपका थीटा, ठीक। तो यही थीटा एंगल के बेसिस पे आप जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन देते हैं, डी क्या दिया हुआ, ये डी थीटा था, एंगुलर सेपरेशन है। यहां पर आप क्या है, यहां पर आप दो पॉइंट्स अलग अलग रखे हैं, तो इनके बीच ऐसे होगी लीनियर सेपरेशन, ठीक है। तो लीनियरली सेपरेट दो पॉइंट है, तो कितने कम, कितनी लिमिट है कि इतने लिमिट के थोड़े से भी पहले रख दिए तो आप रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, इतने लिमिट पे रखे तब आप रिजॉल्व कर लेंगे, तो वो लिमिट ही लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, जिसको आप डी से दिखा रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा, ठीक। अब म्यू क्या है, देखिए कभी कभार आप रिजोल्यूशन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रिजोल्यूशन अब बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसको पूरा कवर कर देते हैं, ठीक है। अब वो बाद में आपको पता चलेगा। इसके बीच में आप पूरा कोई लिक्विड भर देंगे, जैसे यहां पर कोई सैंपल रखा है, ब्लड का कुछ भी सैंपल रख दिया गया है, और उसके बाद इसको किसी ऐसे सेटअप में रखते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव, यानी ये माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव के नीचे और सैंपल तक पूरा का पूरा कोई लिक्विड भरा होता है। अगर उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, वो हाफ एंगल थीटा है, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा हो गया, ठीक है। यही चीज बताया गया है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है फील्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक। थीटा हाफ एंगल ऑफ कोन है, म्यू साइन थीटा को आप न्यूमेरिकल एपर्चर भी कहते हैं, ठीक है।
ये चीज आपको याद रखनी है। आप रिजॉल्विंग पावर इसकी निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, इसकी रिजॉल्विंग पावर आ जाएगी 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। ये इसकी रिजॉल्विंग पावर हो जाएगी 1 अपॉन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, बात खत्म। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक, अगला है प्रिज्म। प्रिज्म का रिजॉल्विंग पावर, आप देखिए ये सारी चीजें जो थी ना, ये सारी चीजें इसको आप रे ऑप्टिक्स से डील करते हैं। ठीक, रे ऑप्टिक्स से डील करते हैं। प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म एक स्पेक्ट्रल डिवाइस है, क्योंकि ये क्या करता है, ये स्पेक्ट्रम में सेपरेट करता है रेज को। इसमें जाने के बाद, प्रिज्म से गुजरने के बाद लाल रंग अलग, नीला रंग अलग, पीला रंग अलग हो जाता है, तो इसको स्पेक्ट्रल डिवाइस कहते हैं। इसी तरह से जब आप स्पेक्ट्रोमीटर यूज करेंगे, ग्रेटिंग यूज करेंगे, आप इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन देखेंगे, तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए वो सारी घटनाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए इन सारे डिवाइसेस को स्पेक्ट्रल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे में स्पेक्ट्रल डिवाइसेस नहीं है। आप टेलीस्कोप से लाल रंग देखिए, नीला रंग देखिए, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहां पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ एबरेशन की वजह से, बाकी नहीं फर्क पड़ता। पर इनकी आदत ही है कि ये लाल रंग को अलग तरीके से देखते हैं, नीले को अलग तरीके से। ग्रेटिंग में क्या होता है, लाल से नीले तक विबग्योर में उसको ऐसे डिवाइड कर देता है। इसी तरीके से प्रिज्म भी करता है, ये भी विबग्योर में कलर्स को डिवाइड कर देता है। तो इनको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल डिवाइसेस। और स्पेक्ट्रल डिवाइस में याद रखिएगा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डी लैम्डा अपॉन लैम्डा। डी लैम्डा क्या दिखाएगा, डी लैम्डा मिनिमम कितना आप सेपरेट कर सकते हैं दो वेवलेंथ को, डी लैम्डा या डेल्टा लैम्डा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। मिनिमम आप दो स्पेक्ट्रम्स को कितने नजदीक हो दो वेवलेंथ जिनको आप सेपरेट कर सकते हैं, तो वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हो गया। ठीक है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हो गया। रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि रिजॉल्विंग पावर यहां कैसे देते हैं, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा से। टी डी म्यू अपॉन डी लैम्डा होता है। देखिए अब फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, कैसे आया इस पे जाइएगा मत। अगर बैठकर किताब पढ़ने लगे तो आप सच बता रहे हैं, इसका जितना वेटेज है उससे ज्यादा अपना नुकसान कर लेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी उसको ध्यान ना दीजिए, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। ठीक, क्या इसमें क्वेश्चन पूछता है, टी क्या है, टी थिकनेस ऑफ द बेस है। जैसे एक प्रिज्म है, तो ये इसका प्रिज्म एंगल है ए, और ये इसकी थिकनेस है बेस की। तो यही बेस का जो थिकनेस है ना, रिजॉल्विंग पावर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ प्रिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक, या बेसिकली या मोस्टली डिपेंडेंट ऑन। देखिए जो डी म्यू अपॉन डी लैम्डा है, ये वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद लैम्डा है। डी म्यू अपॉन डी लैम्डा क्या दिखाता है, म्यू लैम्डा के साथ कैसे बदल रहा है, क्या रेट है। डी अपॉन डी टी क्या दिखाता है, रेट दिखाता है। तो म्यू लैम्डा के साथ कैसे बदल रहा है, इसका रेट है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ बहुत ज्यादा नहीं बदलता है। ठीक है, इसलिए बेसिकली रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड करता है, इस वेवलेंथ पे नहीं करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे नहीं करता है, टी पर करता है। अगर ऑप्शन में टी के अलावा कुछ दिया है तो आप वेवलेंथ या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे टिक लगा सकते हैं, लेकिन अगर टी दिया है तो इन दोनों को भूल जाएंगे। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इतना आपको दिखा दिया। अभी क्या बचा है, ग्रेटिंग बचा हुआ है, और एक माइकलसन स्टेलर इंटरफेरोमीटर होता है, ये बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिजॉल्विंग पावर की जो आपका क्राइटेरिया दिया गया है वो क्या होता है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग अभी देखते हैं इसको क्लियर करने के बाद। देखिए अगला है आपका प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग किस तरीके का एक एपरेटस है, ये भी एक तरीके का स्पेक्ट्रल एपरेटस है। कैसा होता है आप सभी जानते हैं। प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग जो होता है एक इस तरीके का ग्लास प्लेट ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, फाइन लाइंस बनी होती है। अब ये लाइंस कैसी होती है, आपको दिखेंगी नहीं, ये ग्लास प्लेट की तरह आपको दिखेगा, पर इसमें क्या होता है कि बहुत पतली पतली लाइंस बनी होती हैं,
जिनसे ये इस तरीके का हो जाता है कि एक आपको मिल गया एपर्चर या एक आप बोल दीजिए स्लिट जहां से लाइट पास कर सकती है। ये जो लाइन बनी रहेगी ब्लैक वाली, ये दूसरा स्लिट है जहां से लाइन पास नहीं कर रही है। मान लीजिए इसको काला कर दिया गया, ठीक है, इस तरीके का होता है पर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो किस तरीके का हुआ कि एक स्लिट आपका जहां से लाइट पास कर रही है, फिर ब्लॉक है, फिर पास ब्लॉक, पास ब्लॉक, पास ब्लॉक, बिल्कुल आपका छड़ रॉड वाला जो आपका बनता है उस तरीके का एक आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें मान लीजिए जो ओपन पोर्शन है उसका आप विड्थ दिखाते हैं ए से। ओपन पोर्शन की चौड़ाई क्या है, ए है। जो क्लोज्ड पोर्शन है वो इतना पतला नहीं होता है, वो भी चौड़ा ही होता है। तो मान लीजिए जो क्लोज्ड पोर्शन है इसकी चौड़ाई आप दिखाते हैं बी से, ठीक है। एक ओपन पोर्शन है, एक क्लोज्ड पोर्शन है, फिर ओपन है, फिर क्लोज्ड है, ठीक, जीब्रा क्रॉसिंग माफिक, ठीक है। तो ओपन पोर्शन की चौड़ाई ए होती है, क्लोज्ड पोर्शन की चौड़ाई बी होती है। ए प्लस बी को आप क्या कहते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका जो ए प्लस बी हो, एन क्या होता है, एन होता है टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन द ग्रेटिंग। टोटल नंबर ऑफ लाइंस, चाहे आप ए गिन लीजिए चाहे बी गिन लीजिए, आपको टोटल नंबर कितना ही अंतर पड़ेगा, एक दो का अंतर पड़ेगा। इसमें 400 500 से लेके 5,000 लाइंस तक खींची जाती है, ठीक है। तो और ऐसा भी नहीं कि इसका जो ग्रेटिंग है उसका लेंथ फिक्स है। कभी कभी ग्रेटिंग 1 सेंटीमीटर की भी होती है, आमतौर पे 1 इंच की होती है, और 1 इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की, 2.5 सेंटीमीटर की ग्रेटिंग जो होती है, टोटल लेंथ इसकी कुछ भी हो सकती है, उसमें लाइंस खींची होंगी। तो ग्रेटिंग एलिमेंट अगर आपको निकालना है यानी ए प्लस बी निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, टोटल लेंथ अपॉन कितनी लाइंस खींची है, तो विड्थ ऑफ वन लेंथ आ जाएगा, ठीक ठीक, लेंथ ऑफ वन विड्थ आ जाएगा, ठीक। देखिए क्या होगा, मान लीजिए आपने एक ओपन लिया, एक क्लोज लिया, इसका विड्थ आप क्या बोल रहे हैं, ए प्लस बी। अब इसी तरीके के कितने हैं, एन है, तो टोटल विड्थ कितना हो गया, ए प्लस बी, एक का विड्थ इंटू नंबर ऑफ जो स्ट्रक्चर्स हैं, ए प्लस बी इंटू एन, ये टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग हो गया। बात समझ में आ गई। तो अगर आपको ग्रेटिंग एलिमेंट निकालना है तो देखिए ग्रेटिंग एलिमेंट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ग्रेटिंग अपॉन नंबर ऑफ लाइंस। अगर आपको नंबर ऑफ लाइंस निकालना है तो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग अपॉन ग्रेटिंग एलिमेंट। क्लियर हो गया होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको भी क्लियर हो गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आपका फॉर्मूला जो है रिजॉल्विंग पावर का क्या आता है, इसमें ए प्लस बी वगैरह से आपको तब तक लेना देना नहीं है जब तक आपको नंबर ऑफ लाइंस दे दिया है, बोल दिया कि द नंबर ऑफ लाइंस इन अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज 1000, तो ये 1000 यहां पे भर देंगे आप, ठीक है। और बोल दिया कि ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम जो स्मॉल एन है वो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम है, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो बोल देगा ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम इज 3, तो रिजॉल्विंग पावर कितना होगा, तो 3 इंटू 1000 3000 हो जाएगा रिजॉल्विंग पावर। क्लियर, खत्म बात, ठीक। अगर विड्थ ऑफ द इसका दे दिया, विड्थ दे दिया, ठीक, विड्थ के मान लीजिए 2 सेंटीमीटर दे दिया, और बोल दिया नंबर ऑफ लाइंस, अरे और ग्रेटिंग एलिमेंट दे दिया आपको, ठीक है, ग्रेटिंग एलिमेंट दे दिया, तो आपको इसमें एन भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें नंबर ऑफ लाइंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक और बात आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट सेंटीमीटर दे देता है, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, गौर से सुनिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ लाइंस कभी कभी नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर दे देता है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस नहीं देता। उस केस में आप क्या भरिएगा, यहां टोटल नंबर ऑफ लाइंस भरा है, ठीक। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि अ ग्रेटिंग हैज विड्थ, अ ग्रेटिंग हैज टोटल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड देयर आर 1000 नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, देन इट्स रिजॉल्विंग पावर फॉर सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम इज, तो सेकंड ऑर्डर मतलब एन मिल गया, कैपिटल एन पर यूनिट सेंटीमीटर कितना है 1000, और टोटल विड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 1000 है तो 2 सेंटीमीटर में कितना होगा 2000 होगा,
2.5 सेंटीमीटर में कितना होगा 1000 इंटू 2.5। क्लियर है? तो उतने नंबर ऑफ लाइंस हो गए, उसको यहां रखेंगे, ठीक है, पर यूनिट वाला नहीं रखेंगे। बात क्लियर हो गई? कुछ क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा, ठीक है, वहां से आप क्वेश्चंस कर लेंगे आराम से। ठीक, फिलहाल तो फॉर्मूला देख लीजिए। तो ये पूरी कहानी हो गई आपकी रिजॉल्विंग पावर की। क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है न्यूमेरिकल के अलावा? न्यूमेरिकल के अलावा यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर से बनता है कि द रिजॉल्विंग पावर ऑफ a plane transmission grating is proportional to the order of spectrum, is inversely proportional to the order of spectrum, do not depends on the order of spectrum। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं रिजॉल्विंग पावर प्रोपोर्शनल है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम के। फिर बोलता है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आप जानते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस भी है। ठीक है, तो यही आपका फॉर्मूला है, बहुत आसान फॉर्मूला है। इस पे न्यूमेरिकल्स मैं आपको दे दूंगा, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, एक और चीज प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग में फॉर्मूला आप कौन सा लगाते हैं? आप क्या लगाते हैं फॉर्मूला? वही फॉर्मूला लगाते हैं जब आप डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों को एक साथ देखते हैं। a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। यही जब भी ऑर्डर वगैरह दे देगा आपको, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, यह एन ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम है, थीटा एंगल है, एंगुलर सेपरेशन है, और a प्लस बी आपका ग्रेटिंग एलिमेंट है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड है। ठीक है, तो ग्रेटिंग के लिए यही फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक, बाकी आपका जो बाकी ग्रेटिंग भी होती है, कॉनकेव ग्रेटिंग वगैरह होती है, उन सब से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक, अगली चीज एक और है जो आपके सिलेबस में कभी पूछी तो नहीं है, शायद बहुत पहले एक बार पूछी हुई है, पर मैं इंक्लूड कर देता हूं, हो सकता है पूछ ले क्योंकि बुक में दिया हुआ है और ये सिंगल टॉपिक है जो छूट रहा था, तो मैं इसको भी इंक्लूड कर लेता हूं। माइकलसन स्टेलर इंटरफेरोमीटर। ठीक, स्टेलर मतलब क्या होता है? स्टेलर मतलब होता है आकाशीय, अंतरिक्षीय, अंतरिक्ष वाला। ठीक है, तो वो स्टेलर होता है। तो देखिए माइकलसन स्टेलर इंटरफेरोमीटर, आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो होता है आप किन्हीं दो बहुत दूर के पॉइंट्स के बीच में एंगुलर सेपरेशन निकालने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए दो तारे हैं, वो कितनी एंगल पे एक दूसरे से हैं, मतलब यहां से एंगल ही ना नापेंगे और फिर उसके बाद उसके डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितने डिस्टेंस पे है, एंगुलर सेपरेशन है, दो स्टार्स के बीच में अगर आपको निकालना है तो माइकलसन स्टेलर इंटरफेरोमीटर से निकाल लेंगे। ठीक, अगली चीज, अगर आपको किसी स्टार का डायमीटर निकालना है तो भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे देखिएगा, मान लीजिए एक स्टार है, ठीक, आप यहां से देख रहे हैं, आप कहीं रेफरेंस से एंगल ले लीजिए, फिर ये एंगल ले लीजिए, इनके बीच का एंगल थीटा पता चल जाएगा आपको। अगर ये चीज आपको पता है आर, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, आप जानते हैं क्या होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, हिंदी में, अंग्रेजी में एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क ये है, आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल, यानी आर इंटू थीटा, यही इसका डायमीटर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो इस तरीके से आप डायमीटर ऑफ अ स्टार निकाल लेते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अगला, इसका रिजॉल्विंग पावर कैसे निकालते हैं? इसका रिजॉल्विंग पावर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आप टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर जानते हैं तो इसका भी रिजॉल्विंग पावर सेम फॉर्मूले से निकलता है, क्योंकि माइकलसन स्टेलर इंटरफेरोमीटर जो होता है वो असल में एक टेलीस्कोपिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो सेम टू सेम आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है? तो ये सारे 6 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे, आई को इंक्लूड करके। ठीक है, आंख, ह्यूमन आई को इंक्लूड करके 6 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनका रिजॉल्विंग पावर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं इस बात की ओर कि आपका रैले क्राइटेरिया फॉर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है। ठीक, देखिएगा, रैले क्राइटेरिया फॉर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन वैसे तो बहुत अच्छे चर्चा का विषय है, पर यहां पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आपको बता देते हैं कि क्या स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा तो आपका रैले क्राइटेरिया का क्वेश्चन हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि बहुत हाई लेवल पे भी रैले क्राइटेरिया से सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ही आ सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो रैले क्राइटेरिया का स्टेटमेंट क्या है कि 2 पॉइंट्स आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व, लिख दे रहे हैं, ठीक, लिख दे रहे हैं रैले क्राइटेरिया फॉर जस्ट रिजोल्यूशन। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, 2 पॉइंट्स आर said to be just resolved if ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ 1 point lies on the first minima of other। ठीक, 2 पॉइंट्स आर, 2 पॉइंट्स जस्ट रिजॉल्व कहे, मतलब एकदम बस इससे कम अगर नजदीक आए तो इनको रिजॉल्व आप नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे 2 पॉइंट्स जस्ट रिजॉल्व कहलाएंगे अगर एक पॉइंट की वजह से जो सेंट्रल मैक्सिमा बना है उसका सेंट्रल मैक्सिमा, उसके वजह से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बना है उस डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे पॉइंट की वजह से जो फर्स्ट मिनिमा बना है उसके डिफ्रैक्शन पैटर्न पर लाई करे। ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, याद रखिएगा। ठीक, फिगर भी बता देते हैं, हो सकता है फिगर बना के दे दे। तो देखिए, मान लीजिए अगर आप लाइट रे गिराते हैं, यहाँ एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट पे जो इसका इमेज बनता है वो डिफ्रैक्टेड इमेज बनता है। ठीक है, तो इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा लिया गया। मान लीजिए एक पॉइंट है जिसकी वजह से जो आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न बना वो ऐसा बना, आप जानते हैं ऐसा ही बनेगा। ठीक, और दूसरे पॉइंट की वजह से डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बना वो इस तरीके से बना, ये देखिए, ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है। अब जस्ट रिजॉल्व का कंडीशन क्या है कि ये जो पॉइंट की वजह से सेंट्रल मैक्सिमा बना है, पॉइंट्स लाइज ऑन द, मतलब यहीं पर दूसरे वाले का फर्स्ट मिनिमा बन जाए, यानी यहां क्या बन जाए, इस तरीके का बन जाए। दूसरे आगे पीछे कुछ भी बने कोई मतलब नहीं। इसका देखिए, ये इसका सेंट्रल मैक्सिमा था, ये फर्स्ट मिनिमा था, यहां पर भी फर्स्ट मिनिमा है, ये सेकंड मैक्सिमा था और ये सेकंड मिनिमा था। क्लियर है ना? और यहां पर क्या है, इसका सेंट्रल मैक्सिमा ये है और ये इसका फर्स्ट मिनिमा है, तो इसका सेंट्रल मैक्सिमा इसके फर्स्ट मिनिमा पे लाई कर रहा है। ठीक, अगर बहुत अच्छा हुआ तो इसका सेंट्रल मैक्सिमा भी इसके फर्स्ट मिनिमा पे लाई करने लगेगा, लेकिन जरूरी नहीं है, कोई एक ही लाई कर जाए तो भी हम कह देंगे कि ये जस्ट रिजॉल्व है। क्लियर है? तो कहीं भी ऐसा बना रहे कि एक तो ऊंचा बना रहे, एक तो नीचा बना रहे तो कह दीजिएगा कि रिजॉल्व। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा पर लाई करे तो कह दीजिएगा रिजॉल्व है। यही रैले क्राइटेरिया फॉर जस्ट रिजोल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर होता है खत्म। अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर 2, 4, 5 न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे मैं आपको भेज दूंगा, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं भी होती है तो मुझे लगता है कि सीधे सीधे आपसे फॉर्मूला ही पूछेगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत हैं और आसान आसान है। ठीक है, तो फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा तो न्यूमेरिकल भी आपसे हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।